हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों, हमारा 11 नंबर का लेक्चर कल लेट शुरू हुआ था टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो आज उसका टारगेट हम लोग पूरा कर लेते हैं। लेट्स फिनिश इट ऑफ फटाफट। हम लोग आखिरी आखिरी का पार्ट देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 का। यहाँ पे हम लोग कारो देखने वाले हैं। ऐसे 600 का छोटा सा पार्ट है, वो हम लोग देखने वाले हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। और साथ में ऐसे 299, बड़ा प्यारा सा ऐसे 299 है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों आइए, कारो के अंदर बहुत सारे क्लॉज हम लोग देख चुके थे, अब अगला क्लॉज हम लोग देख रहे हैं, क्लॉज नंबर 9। क्लॉज नंबर 9 आपका 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 LIC लोन रीपेमेंट के ऊपर है। ये क्लॉज दो चीजों के ऊपर फोकस करता है। एक, अगर आपने रीपेमेंट ओए गाइस, मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन बदलने के बाद फाइनली मुझे लगता है कि हम थोड़ा स्टेबल हो चुके हैं। आइए दोस्तों, आइए फटाफट। तो अगर लॉन्ग टर्म टर्म लोन अगर कंपनी टर्म लोन का पैसा लिया, प्रॉपर पर्पस के लिए यूज नहीं किया, रिपोर्ट कर दो। शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया है, शॉर्ट टर्म का पैसा आपको 5 साल में वापस करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म आपको पैसा कमा के देगा 10-20 साल में, कैसे वापस करोगे? फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आपको बताना है बड़ी प्यारी चीज, ठीक है, आपका जो ग्रुप है, आपके जो सब्सिडीज है, ज्वाइंट वेंचर है, एसोसिएट, ठीक है, उनके साथ में फाइनेंसिंग का क्या अरेंजमेंट चल रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। क्या आपने क्या आपने पैसा रेस किया है खुद के लिए? नहीं, अपने ग्रुप के लिए, ठीक है, अपने ग्रुप के लिए, अपने सब्सिडरी के लिए, ज्वाइंट वेंचर के लिए, एसोसिएट के लिए, तो उसकी डिटेल्स देने पड़ेंगे। फॉर ग्रुप अगर पैसा उठा रहे हो ग्रुप के लिए तो उसकी डिटेल्स देने पड़ेंगे। या फिर उल्टा कर रहे हो, ग्रुप कंपनी के जो शेयर्स है, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, इसके शेयर्स आप गिरवी रख रहे हो, इसके शेयर्स आप गिरवी रख रहे हो, गिरवी रख के अगर आप पैसा उठा रहे हैं तो वो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले पैसे का यूज बराबर करना वो बताना पड़ेगा, और ग्रुप फाइनेंसिंग क्या चल रही है, ग्रुप के लिए पैसा उठा रहे वो बताना पड़ेगा। या फिर अपोजिट अपने शेयर्स प्लेज करके, ठीक है, उनके शेयर्स प्लेज करके पैसा उठा रहे वो भी बताना पड़ेगा। तो यूसेज के बारे में भी बताओ और ग्रुप फाइनेंसिंग के बारे में भी बताओ। उनके लिए पैसा रेस कर रहे हो वो भी बताओ, उनके शेयर्स यूज करके तुम पैसा रेस कर रहे हो वो भी बताओ। फिर यहां पे हमको डिफॉल्ट के बारे में बताना पड़ेगा। अगर लोन को टाइम पे रीपे नहीं किया, रीपेमेंट में या इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन या इंटरेस्ट में डिफॉल्ट है, तो उसके डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। कोई भी किसी भी पैसा लिया सबके डिटेल्स देने पड़ेंगे। नेचर बताना पड़ेगा, कौन सा लोन डिफॉल्ट किया, नाम बताना पड़ेगा, इंडिविजुअल ओनली वेन जब बहुत बड़े लोग, गवर्नमेंट बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अमाउंट बताना पड़ेगा, प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है और कितना डिले बताना पड़ेगा। तो अगर डिफॉल्ट किया है तो दोनों के सामने बताना पड़ेगा कितना डिफॉल्ट है। अगर कंपनी डिफॉल्ट किया है तो उसको एक्सपोज करना पड़ेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा। विलफुल डिफॉल्टर है क्या? अगर पैसे होते हुए रीपे नहीं करते तो फिर बैंक्स RBI गाइडलाइंस के हिसाब से कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करती है, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। तो गाइस बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है। आपको यूसेज के बारे में बताना है, ग्रुप फाइनेंसिंग के बारे में बताना है और डिफॉल्ट के बारे में बताना है। जहां जहां मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है वो क्लॉजेस के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों। आइए फिर हम लोग बात करते हैं, LIC के बाजू में, अगर LIC के बाजू में इन्फोसिस थे, ठीक है, क्या IPO FPO का पैसा, बहुत इंपॉर्टेंट, डिबेंचर्स भी है, क्या IPO FPO का पैसा, फिर वो IPO FPO शेयर्स का हो कि डिबेंचर हो, वो पैसा जिस पर्पस के लिए रेस किया था, आपने प्रोस्पेक्टस में जो पर्पस बोला था उस पर्पस के लिए यूज किया ना, उसके बारे में आपको बताना है। अगर कुछ नहीं किया तो उसकी डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सर दोनों में फर्क क्या है? जब एक अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, आप सब जानते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, जब लिमिटेड लोगों को ऑफर दिया जाता है कि वही शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं। दैट्स नॉट अ पब्लिक ऑफर, दैट्स अ प्राइवेट प्लेसमेंट। जब एक लिस्टेड कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लाती है तो उसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आते हैं। तो एक नॉर्मल कंपनी लेकर आए तो प्राइवेट प्लेसमेंट है, लिस्टेड कंपनी अगर प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आए तो उसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आते हैं। बहुत सिंपल, यहां पर ही बताना है कि जो भी पैसा कंपनी ने रेस किया, प्राइवेट प्लेसमेंट से रेस किया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से रेस किया, वो पैसा प्रॉपर पर्पस के लिए यूज किया कि नहीं किया। प्लस ये भी बताना है कि रिस्पेक्टिव सेक्शंस, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सेक्शन 42 लगता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए सेक्शन 62 के चीजें एप्लीकेबल होते हैं, उसको बराबर फॉलो किया कि नहीं किया। बहुत सिंपल है, IPO FPO का पैसा प्रॉपर यूज किया कि नहीं किया, और फिर आपको प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का पैसा प्रॉपर यूज किया कि नहीं किया, सेक्शन बराबर फॉलो किया कि नहीं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे सिर्फ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, यहाँ पे सिर्फ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में सारे डिबेंचर्स नहीं है।
बस ये इस बात का ध्यान रखना, ये इमेज ध्यान में रखना कि राइट साइड में जब प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करते हैं तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की बात होती है, ठीक है। आइए दोस्तों, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फिनोलेक्स केबल फ्रॉड के बारे में। कंपनी के अंदर जितने भी फ्रॉड, ऑल द फ्रॉड्स बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी, जितने भी फ्रॉड्स है बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी, सबकी, ठीक है, जितने कंपनी के अंदर जितने भी फ्रॉड्स है बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी, कंपनीज एक्ट में आपको सिर्फ फ्रॉड्स बाय ऑफिसर एम्प्लॉइज बताने पड़ते हैं। यहां पे दोनों, जित कंपनी के अंदर जितने भी फ्रॉड हुआ है बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी, मैनेजमेंट ने जितने भी खुद होकर नोटिस किया, फिर किसी ने भी उनको रिपोर्ट किया, नोटिस्ड बाय देम और रिपोर्टेड बाय एनीवन, सबके बारे में बताना है। सारे फ्रॉड्स हम पकड़े नहीं पकड़े उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के अंदर जितने भी फ्रॉड्स मिले हैं साल के अंदर, मैनेजमेंट ने पकड़े हो या फिर उनको किसी ने बताया हो, सारे फ्रॉड्स की जानकारी यहाँ पे देनी पड़ेगी। साथ में भी बताना पड़ेगा कि ऑडिटर ने सेक्शन 143(12) में रिपोर्टिंग की है क्या, इन फॉर्म 84, वो बताना पड़ेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्या साल भर में कोई विसल ब्लोइंग कंप्लेंट हुई है क्या। विसल ब्लोइंग कंप्लेंट, विसल ब्लो करना मतलब, ठीक है, लोगों को अलर्ट करना, जो टॉप ऑफिशियल्स है कंपनी के लोग हैं उनको अलर्ट करना, उनको बताना कंपनी में कुछ गलत चल रहा है। क्या साल भर में कोई ऐसा लेटर आया क्या, कोई इंफॉर्मेशन आई क्या जहां पे लोग विसल ब्लोइंग कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कंपनी में कुछ गलत चल रहा है। अगर ऐसा आया है तो क्या ऑडिटर ने उसको रीड किया क्या, उसके बारे में जवाब देना। तो 3 बातें बतानी है, कंपनी के अंदर जितने भी फ्रॉड हो रहे बाय द कंपनी, ऑन द कंपनी, जितने भी फ्रॉड है सबकी जानकारी देनी है। फ्रॉड रिपोर्टिंग हुई के सेक्शन 143(12) के अंदर, ठीक है, 12 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बारे में बताना है। विसल ब्लोअर कंप्लेंट मिली तो ऑडिटर ने उसको पढ़ा क्या, कंसीडर किया क्या, उसके बारे में बताना है। फ्रॉड को लेकर 3 बातें बतानी है दोस्तों, ठीक है, इंपोर्ट कैटेगरी में आता है ये। फिर आपका फिनोलेक्स केबल के बाद में आप आइए निधि कंपनी, रड, 3 बातें बतानी है। निधि कंपनी, आप लोगों को बताओगे निधि कंपनी जो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होती है, जो मेंबर्स उस, ठीक है, निधि कंपनी स्कीम चलाती है, स्कीम के जो मेंबर्स है पैसा आता है और मेंबर्स के बेनिफिट के लिए यूज होता है, उसको निधि कंपनी बोलते हैं। 3 बातें आपको बतानी पड़ेगी कि रेशियो, निधि कंपनी के रूल्स में बातें लिखी हुई है, अगर ये 3 बातें कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो बतानी पड़ेगी। सबसे पहले रेशियो, नेट ओन फंड्स, खुद का पैसा, मतलब शेयर होल्डर्स, नेट ओन फंड्स खुद का पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा, टू डिपॉजिट रेशियो, अगर 1:20 क्रॉस कर रहा है, यस या नो में जवाब देना। 1:20 क्रॉस कर रहा है क्या, यस या नो में जवाब देना। आपके निधि कंपनी के रूल्स में लिखा है कि रेशियो 1:20 क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमको सिंपल जवाब देना है कि रेशियो क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, जितना भी इनको डिपॉजिट मिलता है ना, जितना भी इनको डिपॉजिट मिलता है उसका 10%, ठीक है, एफडी बना के रखना पड़ता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, मतलब अनएनकम्बर्ड एफडी। तो सिंपल बताना, उतना किया कि नहीं, क्या इन्होंने, जिनको जितना भी पैसा मिल रहा था उसका 10% इन्होंने एफडी बना के रखाना, एफडी बना के रखाना जो कि अनएनकम्बर्ड है, फ्री ऑफ चार्ज है। तीसरा, इन्होंने कोई डिफॉल्ट किया क्या इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट या उसके ऊपर का इंटरेस्ट, वो बताना है। 3 सिंपल बातें बतानी है। रड, सबसे पहले रेशियो, ठीक है, रड के बारे में बताना, रेशियो के बारे में बताना है, 1:20 क्रॉस किया कि नहीं किया। फिर आपको अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट बनाया कि नहीं बनाया, 10 अनएनकम्बर्ड एफडी बनाया कि नहीं, 10% ऑफ डिपॉजिट, और फिर डिपॉजिट का कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और देयर इंटरेस्ट। 3 बातें बतानी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया। जितने क्लॉज इंपॉर्टेंट थे दोस्तों जितने भी क्लॉज, ठीक है, जितने भी क्लॉज इंपॉर्टेंट थे ना दोस्तों, वो सभी, जितने भी क्लॉज इंपॉर्टेंट थे वो सभी क्लॉज के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, आप लोगों को उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। आइए फिर रिलेटेड पार्टीज, बहुत सिंपल सी बात है। रिलेटेड पार्टीज में सिंपल इतना बताना है, जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है, क्या उसका प्रॉपर, ठीक है, आपने प्रॉपर अप्रूवल लिया क्या सेक्शन 177 188 में। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने से पहले क्या आपने प्रॉपर अप्रूवल लिया क्या, कंप्लायंस किया क्या सेक्शन 177 और 188, और फिर करने के बाद में उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करके नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर किया ना। बहुत सिंपल सी बात बतानी है, प्रॉपर अप्रूवल लिया ना, और ट्रांजैक्शन के पहले प्रॉपर अप्रूवल लिया ना, और ट्रांजैक्शन के बाद में नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर समरी बताया ना। 2 सिंपल बातें बतानी है। इतना इंपॉर्टेंट मैंने मार्क नहीं किया, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं, जब भी आपका SA 550 आ जाए, जब भी आपका SA 550 आ जाए, तो ये क्लॉज के बारे में आप सोच सकते हैं, इसका रेफरेंस आप जरूर दे सकते हैं। यू कैन ऑलवेज गिव रेफरेंस, ठीक है। रिलेटेड पार्टी, कौन सा क्लॉज आएगा, पहले आपके 7 हो गए, ठीक है, फिर 4 5, पहले आपके 7 हो गए, 8 9 10 11 12 13 नंबर का क्लॉज आना चाहिए। देखो बराबर 13 नंबर क्लॉज है, हमारा जो शॉर्टकट है इमेज रिकॉग्निशन का, उससे आप याद कर सकते हैं। आइए फिर उसके बाद में फाइनली, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम लोगों ने मार्क किया है। रिलायंस के बाद में इंडियन ऑयल था आपका इंटरनल ऑडिट। सिंपल सी बात बता रही है, क्या कंपनी का इंटरनल ऑडिट सिस्टम इज एज पर द साइज एंड नेचर ऑफ द कंपनी।
whether company is having commensurate एक proper internal audit system as per the size and nature, और क्या उसकी रिपोर्ट ऑडिटर ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। दो सिंपल बातें बतानी है, कंपनी के अंदर अच्छा सिस्टम है ना उसके साइज और नेचर के हिसाब से, और दूसरा बताना है, दूसरा एकदम सिंपल सा बताना है कि भैया उसकी रिपोर्ट तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी इंटरनल ऑडिट का रेफरेंस आता है आपको ध्यान रखना चाहिए। इंडियन ऑयल, ठीक है, 14 नंबर का क्लॉज है, 14 नंबर का क्लॉज आपने हमेशा रेफर। कारो ऐसी चीज है, कारो इतना फेमस क्यों है? कारो इतना फेमस इसलिए है क्योंकि इतने सारे क्लॉज होते हैं, ये सारे क्लॉज कहीं ना कहीं अप्लाई होते ही रहते हैं, इसका रेफरेंस आप बहुत जगह पे दे सकते हो दोस्तों। आइए नेक्स्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर आपको याद है खाने पीने की चीजें, नट्स थे, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। अगर कंपनी ने नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या? बार्टर, एक चीज, ठीक है, एक एसेट लेना एक एसेट देना, उसको बोलते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन। अगर कंपनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाहती है डायरेक्टर या उनसे जुड़े हुए लोगों से, ठीक है, डायरेक्टर उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो सेक्शन 192 लग जाता है। सेक्शन 192 लगता है, वो बोलता है, बहुत सिंपल सी बात बोलता है वो, ठीक है, अगर डायरेक्टर या उससे कनेक्टेड लोग, डायरेक्टर उसके कनेक्टेड लोग अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, बार्टर करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे केस में जिस कंपनी में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उस कंपनी में पहले शेयर होल्डर्स का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, उसके बाद ये ट्रांजैक्शन हो सकता है। और अगर बंदा होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है तो जिस कंपनी में ट्रांजैक्शन हो रहा है वहां पे तो अप्रूवल लगेगा ही लगेगा, और होल्डिंग कंपनी में भी अप्रूवल लगेगा, दोनों जगह अप्रूवल लगेगा। इतनी सिंपल सी बात बोलता है नॉन कैश। अगर डायरेक्टर उससे कनेक्टेड लोगों को नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना है तो जिस कंपनी में भी करना है पहले सेक्शन 192 में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, और अगर बंदा होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है तो जहां ट्रांजैक्शन है वहां पे तो लगेगा ही, साथ में डायरेक्टर, साथ में होल्डिंग कंपनी में भी आपको लगेगा, दोनों जगह आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा दोस्तों, दोनों जगह आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा। आइए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये बड़ी प्यारी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, प्यारी चीज है। आपके नट्स के बाजू में था कैरेट, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय आरबीआई, ठीक है। ये क्लॉज सिर्फ एनबीएफसी को लगता है, ये क्लॉज सिर्फ एनबीएफसी को लगता है। अगर कंपनी एनबीएफसी है, अगर कंपनी एनबीएफसी मतलब उसका मेजर बिजनेस अगर फाइनेंस का, अगर मेजर बिजनेस उसका फाइनेंस का है, तो एज अ ऑडिटर हमको देखना है, ठीक है, कि क्या उन्होंने एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एज अगर एनबीएफसी देखना है क्या उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लगता है, मेजॉरिटी एनबीएफसी को लगता है, उन्होंने एक वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया ना। और एक बात बतानी है, क्या उन्होंने कोई एनबीएफसी की एक्टिविटी या हाउसिंग फाइनेंस की एक्टिविटी की है क्या बिना वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के, वो भी बताना है। तो सबसे पहले बताना है कि वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इनके पास है कि नहीं है, जो भी है हाँ तो हाँ बोलिए, ना तो ना बोलिए, प्रोसेस में तो प्रोसेस में बोलिए। और दूसरा आपको बताना है कि क्या बिना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के इन्होंने कोई भी फाइनेंसिंग का काम किया है क्या। फिर दूसरी बात आती है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। सर ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है? एक पर्टिकुलर बिजनेस ग्रुप को फाइनेंस करने के लिए जो एनबीएफसी बनती है उसको बोलते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कि भाई सिर्फ हम टाटा ग्रुप को फाइनेंस करेंगे, सिर्फ अंबानी ग्रुप को फाइनेंस करेंगे, सिर्फ अदानी ग्रुप को फाइनेंस करेंगे, सिर्फ बिरला ग्रुप को फाइनेंस करेंगे, ठीक है, सिर्फ जिंदल ग्रुप को फाइनेंस करेंगे, ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप को फाइनेंस करने के लिए बनती है, उसको बोलते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो आपको बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ एक ग्रुप को फाइनेंस करने के लिए बने, बहुत सारे आपको एग्जेम्पशन मिल जाते हैं। सबसे पहले बताना है कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के जो कंडीशंस होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, वो आप फुलफिल करते हो कि नहीं करते हो। फिर आपको बताना है कि आप रजिस्ट्रेशन अनरजिस्टर्ड रहने के क्राइटेरिया फुलफिल करते हो कि नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एसेट्स 100 करोड़ तक के है तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता, तो बताना पड़ेगा अनरजिस्टर्ड रहने के कंडीशंस आप फुलफिल करते हो कि नहीं करते हो। अगर एक ही ग्रुप को फाइनेंस करने के लिए मल्टीपल सीआईसी है, हो सकता है कि भाई एक सिर्फ इंडिया से फाइनेंस उठाते, एक सिर्फ यूएस से उठाते, एक सिर्फ यूरोप से उठाते, एक सिर्फ बाकी कंट्रियों से उठाते, तो वो भी, तो सीआईसी अगर ये कंपनी है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो रिपोर्ट करना पड़ेगा कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कहलाने के क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं क्या, अनरजिस्टर्ड रहने के क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं क्या, बस क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं क्या वो बताना है आपको। और साथ में अगर एक से ज्यादा सीआईसी तो उसके बारे में भी आपको बताना है। तो पहले लेफ्ट साइड में आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना है, राइट साइड में अगर आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो उसके बारे में बताना है, और बहुत सिंपल सिंपल चीजें बतानी है। मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया हुआ है, आपके लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। फिर आपका चीकू था कैश लॉस। क्या कंपनी को कैश लॉस हुआ है क्या करंट ईयर और प्रीसीडिंग ईयर में? सर कैश लॉस क्या होता है? बहुत सिंपल है, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस है उसमें आप रिवर्स कर दो नॉन कैश एक्सपेंडिचर। नॉन कैश एक्सपेंडिचर मतलब आपका डेप्रिसिएशन, आप अगर आपका इसमें जनरली क्या आता है, इसमें जनरली आता है डेप्रिसिएशन। आप जो राइट ऑफ्स करते हो ना, आप जो जनरली राइट ऑफ्स करते हो, डेप्रिसिएशन का राइट ऑफ है, कोई प्रीमिनरी एक्सपेंस का राइट ऑफ है, जो जितने भी राइट ऑफ्स होते हैं, ठीक है, ये राइट ऑफ जो है वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको आप रिवर्स कर दो।
आप उसको रिवर्स कर दो, उसके बाद में भी अगर लॉस आ रहा है तो उसको कैश लॉस बोलते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, जो भी कंपनी का लॉस है वो लीजिए। और नॉन कैश एक्सपेंडिचर मतलब नॉन कैश एक्सपेंडिचर जिसमें पैसा पहले ही लग चुका है, अब सिर्फ राइट ऑफ मार रहा है, जैसे डेप्रिसिएशन सिर्फ राइट ऑफ मार रहा है, और आपका प्रीमियरी एक्सपेंसेस सिर्फ राइट ऑफ मार रहे हैं, उसको आप रिवर्स कर दो, उसको एड बैक कर दो। उसके बाद भी लॉस है तो चिंता का विषय है, उसके बाद भी लॉस है तो चिंता का विषय है। मतलब साल भर में जो धंधा कर रहे हो उसमें पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, उसमें पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, तो अगर कैश लॉस है तो बताना पड़ेगा कि भाई करंट ईयर और प्रीवियस ईयर्स में कैश लॉस है कि नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं, चीकू चीकू हो गया, उसके बाद में खाने पीने की चीजें में रबड़ी था, रेजिग्नेशन। क्या साल भर में अगर कोई ऑडिटर रिजाइन करके गया है तो जो इनकमिंग ऑडिटर है उसने उसने आराम से बैठ के समझा ना कि जो रिजाइन करके गया बंदा उसके क्या इश्यूज थे, क्या ऑब्जेक्शंस थे, क्या थे, वो उसने अच्छे से स्टडी किए ना, एनालाइज किए ना, फिर ही एनालाइज किए ना, ये हमको बताना पड़ेगा। तो अगर साल भर में कोई रेजिग्नेशन है तो इनकमिंग रेजिग्नेशन है तो ऑडिटर ने वो रेजिग्नेशन क्यों हुआ, उसके रीजंस, ऑब्जेक्शन सब कुछ लेने के बाद ही उसने असाइनमेंट एक्सेप्ट किया ना, उसके हिसाब से उसने असाइनमेंट को प्लान किया ना, एग्जीक्यूट किया ना, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा भाई उसकी बात समझी कि नहीं समझी। फिर इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया हुआ था। फिर आपके, ठीक है, रबड़ी के बाजू में था मदिरा, मटेरियल अनसर्टेनिटी। ऐसे 570 में हम इसको पढ़ते हैं। अगर गोइंग कंसर्न डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, उसको हम लोग मटेरियल अन उसको हम लोग दोस्तों मटेरियल अनसर्टेनिटी बोलते हैं। that is called as material uncertainty, उसको मटेरियल अनसर्टेनिटी बोलते हैं। तो आइए कंपनी के अंदर ऑडिटर को देखना है फाइनेंशियल रेशियोज, ऑडिटर को फाइनेंशियल रेशियोज, एसेट से कब पैसा आएगा, लायबिलिटीज कब पे करना है, रिकवरी का शेड्यूल, पेमेंट का शेड्यूल और अदर इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ले लो, अदर इंफॉर्मेशन ले लो, सब आराम से लेकर बैठकर सोचो कंपनी में मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं। और क्या लगता है कंपनी अपने अगले एक साल में अपने लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात बतानी है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, अदर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो और आराम से बैठ के सोचो, ठीक है, क्या गोइंग कंसर्न डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट, क्या इतनी हालत खराब चल रही है, क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है क्या, और क्या अगले एक साल के अंदर ये अगले एक साल के लोग लाइबिलिटीज पे ऑफ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दो सिंपल बातें हमको रिपोर्ट करनी पड़ती है। फिर आपके मदिरा के बाजू में क्या था, आपका चॉकलेट, वहां पे सीएसआर के बारे में आप सब जानते हैं, सेक्शन 135, आप सब सेक्शन 135 जानते हैं दोस्तों, ठीक है, आप सब सेक्शन 135 जानते हैं। सेक्शन 135 आप लोग जानते हैं, सेक्शन 135 में लिखा हुआ है प्रॉफिट का 2%, प्रॉफिट का जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 2% पैसा खर्च करना पड़ता है सीएसआर में। उसका 2% पैसा खर्च करना पड़ता है सीएसआर के अंदर, ठीक है। और पैसा कहां पे खर्च करना, तो शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट दिए, वहां पे पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। सपोज 200 लाख हमको खर्च करना था, 120 लाख खर्च कर दिया, ठीक है। अब क्लॉज यहां पे जहां पे स्टार मार्क लिखा है वहां पे क्लॉज है, अगर अनस्पेंड, इस क्लॉज के अंदर, सीएसआर के क्लॉज के अंदर अनस्पेंड मनी के बारे में आपको बात बतानी है। अगर अनस्पेंड मनी, उसमें आपको बताना है क्या इसमें से कुछ पैसा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स मतलब ऐसे प्रोजेक्ट जो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स है जिनको कंप्लीशन के लिए समय लगता है, अगर है क्या इसमें से जो अनस्पेंड मनी है उसमें से कुछ पैसा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए है क्या। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए पैसा है तो साल खत्म होने के बाद में 30 दिन के अंदर सेपरेट अकाउंट में पैसा चले जाना चाहिए, ठीक है, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में चले जाना चाहिए, और 3 साल के अंदर उसको यूज कर लेना चाहिए। यूज कर लिया तो बहुत बढ़िया, यूज नहीं किया तो 30 दिन के अंदर कोई भी एक फंड चुनो जो शेड्यूल 7 के अंदर दिया हुआ है और वहां पे ट्रांसफर कर दो। कोई भी एक फंड चुनो, वहां पे बहुत सारे फंड है, वहां पे ट्रांसफर कर दो। अगर पैसा अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, मतलब मल्टी ईयर नहीं है, तो भाई साहब साल खत्म होने के बाद, ठीक है, 6 महीने के अंदर आपको इसको शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल, बहुत आसान सी चीज है। सीएसआर के अंदर अनस्पेंड सीएसआर जो अमाउंट है उसके बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा है वो प्रॉपर ट्रांसफर किया कि नहीं किया, अदर देन ऑनगोइंग जो पैसा है वो 6 महीने के अंदर फंड में ट्रांसफर किया कि नहीं किया, वो बताना पड़ता है, ठीक है। ऑनगोइंग के लिए सेक्शन 135 सबसेक्शन 6 है, और अदर देन ऑनगोइंग के लिए सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 है। इधर 6 है, इधर 5 है, ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में 3 साल आपको मिलेंगे, 3 साल आपको मिलेंगे, ठीक है। नाउ
आखिरी क्लॉज दोस्तों, 21 क्लॉज हो गए, खड़ाखट 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 खड़ाखट, 21 क्लॉज हो गए दोस्तों। ये एकमात्र बड़ा प्यारा सा क्लॉज है, बड़ा प्यारा सा क्लॉज है, ये एकमात्र क्लॉज है। अगर आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट निकालोगे तो कारो के 20 क्लॉज दिखेंगे। जो पहले 20 क्लॉज है वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट रिपोर्ट, स्टैंड अलोन की जो ऑडिट रिपोर्ट, स्टैंड अलोन की जो ऑडिट रिपोर्ट रहेगी वहां पर दिखेंगे, वहां पर दिखेंगे। लेकिन जो कंसोल की ऑडिट रिपोर्ट है दोस्तों, कंसोल की ऑडिट रिपोर्ट उसमें सिर्फ एक ही क्लॉज दिखता है, क्लॉज नंबर 21। क्लॉज नंबर 21 कंसोल की ऑडिट रिपोर्ट में दिखता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कंसोल की ऑडिट रिपोर्ट में, कंसोल की ऑडिट रिपोर्ट में दिखता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी बात बतानी है, ठीक है। आपको इस क्लॉज में बताना है, आपको सिंपल सी बात बतानी है कि ग्रुप में जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, आपको सिंपल सी बात बतानी है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट किए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट किए हैं, उनकी कारो रिपोर्ट में किसी क्लॉज में एडवर्स रिमार्क है क्या? अगर एडवर्स रिमार्क है तो एकदम सिंपल चीज, ये कंपनी के नाम है, उनके ये क्लॉज में एडवर्स रिमार्क है, इतना बताना है, ठीक है। जितनी कंपनियां कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी कंपनियां कंसोलिडेट हुई है, उनकी कारो रिपोर्ट में अगर किसी भी क्लॉज में एडवर्स रिपोर्टिंग है, निगेटिव रिपोर्टिंग है, तो सिंपल इंडिकेट करना है ये कंपनी के ये क्लॉज में, उसके डिटेल्स, बस क्लॉज नंबर, ठीक है। आपके जो क्लॉज नंबर है वो आपको बताने हैं, दैट्स इट। तो गाइज, ठीक है, बस आपको एक क्लॉज नंबर बताने पड़ते हैं। कंपनी का नाम, उसका सर्टिफिकेशन नंबर, वो उसमें ग्रुप में उसका क्या है, उसका लेवल क्या है, और बस वो क्लॉज नंबर आपको बताने पड़ते हैं। तो गाइस, कारो भी खत्म हो गया दोस्तों। आइए, कारो भी खत्म हो गया, ठीक है। वी आर थ्रू विथ कारो ऑल्सो, कारो खत्म हो गया। फटाफट एसेट 299 ज्वाइंट ऑडिट के ऊपर आइए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा दोस्तों ज्वाइंट ऑडिट। जब दो या ज्यादा फर्म मिलकर ऑडिट करते हैं उसको हम लोग ज्वाइंट ऑडिट बोलते हैं, ज्वाइंट ऑडिट बोलते हैं। जनरली जो बहुत बड़े ऑडिट्स होते हैं, वहां पर ऐसा होता है, ठीक है। कुछ जगह पे मैंडेटरी होता है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी के अंदर ज्वाइंट ऑडिट इज मैंडेटरी, और बाकी जगह पे वॉलंटरी लोग इसको करवा सकते हैं। ऐसे 299 बताता है कि रेगुलर ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स के अलावा इस असाइनमेंट में और क्या प्रिंसिपल्स हमने फॉलो करने चाहिए। रेगुलर ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स के अलावा, रेगुलर ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स के अलावा हमको यहाँ पे और क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, ये हमको बताता है, ठीक है। और लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ज्वाइंट ऑडिट में दोनों लोग साथ में मिलकर ऑडिट करते हैं, दोनों लोग साइन करते हैं ऑडिट रिपोर्ट को। हम ऐसा बोल सकते हैं दोनों कलीग्स है, दोनों का लेवल एक है। लेकिन प्रिंसिपल ऑडिटर और ब्रांच ऑडिटर में क्या होता है, सिर्फ प्रिंसिपल ऑडिटर साइन करता है, सिर्फ प्रिंसिपल ऑडिटर साइन करता है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर का जो उसका औहदा है, उसका जो लेवल है वो बड़ा है एज कंपेयर टू ब्रांच ऑडिटर। ये फर्क है दोस्तों, ठीक है। आपको अगर समझना है कि ज्वाइंट ऑडिट कहां पे हो रहा है, और तो आपको उनका लेवल देखना है। दोनों एक ही लेवल के कलीग्स है तो वो आपका एक साथ साइन कर रहे हैं, वो आपका ज्वाइंट ऑडिटर है, एक बड़ा है वही साइन कर रहा है, बाकी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑडिटर और ब्रांच ऑडिटर का रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। ज्वाइंट ऑडिट के लिए ऐसे 299 है, और प्रिंसिपल और अदर ऑडिटर के लिए आपके पास में ऐसे 600 है। ऐसे 600 का छोटा सा रेफरेंस अपने कोर्स में है, जो आज तक पूछा हुआ नहीं है लेकिन रेफरेंस है। क्या बेनिफिट्स होते हैं? बहुत ही ज्यादा। अगर आप ज्वाइंट ऑडिट कराओगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है ऑडिटर को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, ठीक है। ज्वाइंट ऑडिट के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ठीक है। अगर बस ज्वाइंट ऑडिटर्स रखो और आप अपना वर्कलोड बड़े आसानी से फास्ट, बस एक फर्म को ज्वाइंट ऑडिट रखो और बड़े आसानी से आपका जो भी वर्कलोड है, आप, ठीक है, बड़े आसानी से वर्कलोड को आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर एमएनसी है, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, तो वर्ल्ड के अलग अलग लोगों को ज्वाइंट ऑडिटर बना दो और अपना काम ट्रांसफर कर दो। वर्कलोड मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। इफ इट इज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वापस काम को ट्रांसफर करना बड़ा आसान हो जाता है। तो वर्क मैनेजमेंट बहुत सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में बड़ी आसानी होती है, कॉस्ट में बहुत आसानी होती है। भाई साहब, खुद का स्टाफ डेवलप करना इतना आसान नहीं है। आपको एचआर रखना पड़ता है, एम्प्लॉय को रिक्रूट करना पड़ता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है, उसके दुनिया भर के खर्चे उठाने पड़ते हैं, ठीक है। वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको मैन पावर चाहिए, ज्वाइंट ऑडिटर्स की मदद से आ जाता है। तो
इट सेव्स लॉट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, ये आपका डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत सेव करता है, और ऑडिटर्स का मूवमेंट ज्यादा नहीं होता। जिस एरिया में मेजर काम है वहां का जॉइंट ऑडिटर चुन लो तो आपको मूवमेंट ज्यादा नहीं होता, इट सेव्स कॉस्ट ऑल्सो। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग एम्प्लॉय, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज वो भी बहुत कम होता है, और कॉस्ट ऑफ डूइंग वर्क भी बहुत कम हो जाता है। भाई साहब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में फायदा है, कॉस्ट में फायदा है, नॉलेज, ठीक है, अलग अलग एक्सपर्टीज वाले लोग साथ में मिलके तो नॉलेज शेयरिंग बहुत होती है, नॉलेज शेयरिंग बहुत होती है, और आपस में कंसल्टेशन भी बहुत होती है। क्या बात है, काम डिस्ट्रीब्यूट करने में फायदा है, खर्चे कम करने में फायदा है, नॉलेज शेयरिंग में फायदा है, ठीक है। क्लाइंट को बहुत बेनिफिट है दोस्तों, क्लाइंट को बहुत बेनिफिट है, क्लाइंट को हाई क्वालिटी काम करके मिलता है, क्लाइंट को बहुत ही हाईली रिलायबल ऑडिट, बहुत हाईली रिलायबल क्वालिटी ऑडिट और ऑडिट और रिपोर्ट, हाईली रिलायबल रिपोर्ट मिलती है, ठीक है। क्लाइंट में भी अब क्लाइंट का बहुत सारा स्टॉक है, बहुत सारा स्टाफ है, यहाँ पे ऑडिटर्स भी बहुत सारे, बड़े आसानी से कन्वीनियंटली ऑडिट हो जाता है, सर्विस में भी उनको कन्वीनियंस बढ़ जाता है। तो भाई साहब क्वालिटी ऑफ ऑडिट, क्लाइंट को फायदा है, क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंप्रूव हो गया, और जो सर्विस क्लाइंट को मिल रही है वो भी इंप्रूव होगी, फटाफट ऑडिट हो जा रहा है, फटाफट ऑडिट हो जा रहा है, बहुत कम समय में ऑडिट हो जा रहा है। इसके अलावा हेल्दी कंपटीशन होती है, दो लोग मिलकर काम करते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन है, वो एक अच्छी बात है। अगर आपने किसी कंपनी को टेक ओवर किया है तो उसका ऑडिटर बदलने से अच्छा अपना जिसके ऊपर आपको विश्वास है उसको आप जॉइंट ऑडिटर रख दीजिए, रोटेशन बड़े स्मूथली हो जाता है, ठीक है। आप क्या करिए, जॉइंट ऑडिटर को अलग अलग टाइम पे अपॉइंट करिए, पहले ए को अपॉइंट किया, फिर A+B करिए, फिर A+B+C करिए, आप जॉइंट ऑडिटर को एक एक करके ऐड करते जाइए। तो इसमें क्या होगा, रोटेशन भी एक एक करके होगा, पहले ए था, फिर A+B किया, फिर A+B+C किया, अब पहले ए रोटेट होगा, बाकी लोग सेम है, नए बंदे को लेके आ जाइए, फिर बी रोटेट होगा, बाकी सब सेम है, नए बंदे को लेके आए, फिर सिर्फ सी रोटेट होगा, बाकी सब सेम है। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। सबसे पहले ऑडिटर को बहुत फायदा है, ऑडिटर को काम में बहुत फायदा है, खर्चे में फायदा है, नॉलेज में फायदा है, क्लाइंट को बहुत फायदा है, ऑडिट की क्वालिटी इंप्रूव हो गई और बहुत कन्वीनियंटली अच्छे से ऑडिट हो गया। बाकी हेल्दी कॉम्पिटिशन होती है वो भी फायदा है। अगर आपको टेक ओवर किया आपने तो ऑडिटर बदलने की जरूरत नहीं, जॉइंट ऑडिटर रख लो अपने बंदे को, और रोटेशन स्मूथली आप कर सकते हो, एक एक करके आप अपॉइंट करो। अगर आप एक एक करके अपॉइंट करोगे तो लोग एक एक करके रोटेट होंगे, एकदम से आपकी कंपनी में वैक्यूम क्रिएट नहीं हो जाएगा। भाई फायदे ही फायदे, ऑडिटर को फायदा, क्लाइंट को फायदा, बाकी लोगों को फायदा। डिसएडवांटेज भी है, अब देखो इसको, वहां पे एक तरीका था याद रखने का, वहां पे एक तरीका था, देखो ग्रुपिंग, ठीक है, ठीक है, ग्रुपिंग, आपके ग्रुपिंग, भाई साहब किसी को डाउट है कंपनी ऑडिट तो ओमिटेड था ना, भाई साहब पूरा कंपनी ऑडिट ओमिटेड नहीं है, सेक्शन 143 और कुछ कनेक्टेड चीजें हैं, वो अभी भी लग रहा है भाई साहब, वो अभी भी ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर है, ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में अभी भी सेक्शन 143 लगता है, ठीक है, अभी भी सेक्शन 143 लगता है दोस्तों, करेक्ट, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। नाउ तो ग्रुपिंग है। अब डिसएडवांटेज क्या है, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, दोनों की स्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है, एक बहुत हाई फाई चल रहा है, एक कागज के ऊपर चल रहा है, दोनों की स्टैंडिंग अलग हो सकती है, दोनों का काम करने का अप्रोच, दोनों की स्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है। फिर ड्यूरिंग द ऑडिट, ठीक है, एक खुद को बहुत सुपेरियर समझ रहा है, बहुत ही तूफान समझ रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, दोनों के आपस में कोऑर्डिनेशन के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे को लगा तू कर लेगा, तेरे को लगा मैं कर लूंगा, कॉमन एरियाज निग्लेक्ट हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, अरे तूने तेरा काम नहीं किया मैं कैसे शुरू करूं, कॉमन एरियाज निकले होते हैं। ऑडिट के बाद में फीस को लेकर झगड़ सकते हैं, भैया फीस किसको ज्यादा मिलनी चाहिए, सीनियर को जिसने ज्यादा काम किया उसको, रिस्की एरिया जिसने किया उसको मिलना चाहिए, और अगर लाइबिलिटी आएगी तो लाइबिलिटी किसके सर पे आएगी। तो स्टार्ट ऑफ द ऑडिट दोनों की स्टैंडिंग अलग हो सकती है, ड्यूरिंग द ऑडिट कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, अरे तूने अभी तक काम नहीं किया, तूने अभी तक काम नहीं किया, कॉमन एरियाज आपके निग्लेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ऑडिट के बाद में फी शेयरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, और लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी, ठीक है, उसके ऊपर लेकर भी। तो गाइज ऐसे 299 गाइज हम लोगों ने ऐसे 299 में हम लोगों ने बड़ा प्यारा, ठीक है, जॉइंट ऑडिट देख लिया, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिया। आइए देखिए, ऑडिट तो जैसे होना है वैसे ही होना है, ऑडिट तो जैसे होना है, ऑडिट तो जैसे होना है वैसे ही होना है। ऐसे 299 बताता है जॉइंट ऑडिट में क्या खास होगा, जॉइंट ऑडिट में क्या खास होगा, क्या नया होगा, एक साथ जब करेंगे तो क्या नया होगा, ठीक है, एक साथ जब करेंगे तो क्या नया होगा, बस उसके बारे में ये लोग बताते हैं। तो सबसे पहली चीज जॉइंट ऑडिट के अंदर ऐसे 299 बोलता है, अगर जॉइंट ऑडिट है तो एक कॉमन एंगेजमेंट लेटर बनेगा, एक कॉमन एंगेजमेंट लेटर बनेगा जिसके अंदर सभी जॉइंट ऑडिटर्स की सिग्नेचर होगी और मैनेजमेंट की तरफ से सिग्नेचर होगी।
तो इस खास बात क्या है, सबसे पहले एसेट अटेंडेंट बोलता है जॉइंट ऑडिट के अंदर कॉमन एंगेजमेंट लेटर बनना चाहिए। फिर उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में जॉइंट ऑडिट स्ट्रेटेजी, हाँ स्ट्रेटेजी जो बने, जॉइंट ऑडिट स्ट्रेटेजी बने, जॉइंट ऑडिट प्लान बने, जॉइंट ऑडिट स्ट्रेटेजी बने, जॉइंट ऑडिट प्लान बने। कौन बनाएगा? हर फर्म का जो एंगेजमेंट पार्टनर है और जो की मेंबर्स है वो सब लोग मिलकर इसको बनाएंगे। तो पहले कॉमन एंगेजमेंट लेटर बनना चाहिए, फिर जॉइंट ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान बनना चाहिए, सारे बड़े लोगों ने मिलकर बनाना चाहिए। ठीक है, जब ये आप बनाने के लिए बैठेंगे तो आपका जितना भी, सब लोग आराम से बैठे हैं, जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री को ऑडिट करने का, इस कंपनी के साथ में दूसरे असाइन, इस इंडस्ट्री को लेकर, इस इंडस्ट्री को लेकर, इस कंपनी को लेकर, इस असाइनमेंट को लेकर, जो भी आपका नॉलेज है पूरा का पूरा कलेक्ट करिए, सब कुछ यूज करके अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में आपने जो भी सीखा, जो भी समझा, उसको भी यूज करके स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो सब लोग अपना पिछला जो एक्सपीरियंस है वो भी लेकर आए, और इस असाइनमेंट में पीईए, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में कुछ सीखा होगा वो भी लेकर आए। कौन सी बातें तय करनी पड़ती है? सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क की किसकी क्या जिम्मेदारी है। सबसे फेमस होता है बिजनेस वाइज काम बांट दो भैया, पेट्रोल तू देख ले, ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस तू देख ले, टेलीकॉम तू देख ले, रिटेल तू देख ले, बिजनेस वाइज बांट देना। और तरीका होता है एरिया वाइज, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज बांट लेना, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ बांट देना। या फिर और एक तरीका हो सकता है भैया एसेट और इनकम तू देख ले, एक्सपेंस और लायबिलिटी तू देख ले। बहुत रेयरली ऐसा होता है। बिजनेस वाइज काम बांटने का बहुत प्यारा तरीका है, एरिया वाइज बांटने का तरीका है, या फिर फाइनेंशियल आइटम वाइज भी बांट सकते हैं। जो एरियाज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको कॉमन एरिया में डालते हैं। जैसे कंसोलिडेशन, पूरे ग्रुप को कंसोलिडेट करना है, उसको कॉमन एरिया में डाल, पूरे कंपनी के ब्रांचेस को कंसोलिडेट करना है, उसको कॉमन एरिया में डाल देते हैं। ठीक है, फॉरेन ब्रांचेस को कॉमन एरिया में डाल देते हैं, टैक्स को कॉमन एरिया में डाल जाते हैं, इंपेयरमेंट तो उसको कॉमन एरिया में डाल देते हैं, एंड सो ऑन। जितने भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है उसको कॉमन एरिया में डाल देते हैं, उसका नेचर और इंपॉर्टेंस देख करके उसको कॉमन एरिया में। तो सबसे पहली चीज है डिवीजन ऑफ वर्क, कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा और कौन से काम कॉमन में आएंगे, वो डिवीजन होना चाहिए। उसके बाद में तय होना चाहिए नेचर, टाइम, एक्शन ऑफ रिसोर्सेज, कौन सी फर्म कितने लोग को लाएगा, कितने सीनियर्स, कितने जूनियर्स, क्या उनका एक्सपीरियंस होगा, क्या उनका एक्सपर्टीज होगा, वो तय करिए। पहले काम तय करिए, फिर कौन कितने लोग लेकर आएगा वो तय करिए। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसका इंपैक्ट होता है पूरे एंगेजमेंट टीम में, उसको तय करिए। जैसे आपका मटेरियलिटी लेवल क्या होगा वो तय करिए, ऑडिट रिस्क आप कितना रखना चाहते हो, 1%, 5%, वो आप तय कर लीजिए। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, रिपोर्टिंग के बारे में चीजें तय कर लीजिए। ओवरऑल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, कब कब रिपोर्ट को हमको देना है, उसका टाइम टेबल क्या रहेगा। सिंपल आपको 4 बातें तय करनी पड़ती है। डिवीजन ऑफ वर्क और कॉमन एरिया, पहले एरिया डिस्ट्रीब्यूशन आपको तय करना पड़ता है, फिर रिसोर्सेज कितने लोगे तय करना पड़ता है, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स आपको तय करने पड़ते हैं, और आपको रिपोर्टिंग के बारे में आपको तय करना पड़ता है। बहुत सिंपल है। तो भैया क्या स्पेशल है? कॉमन एंगेजमेंट लेटर स्पेशल है। क्या स्पेशल है? जॉइंट स्ट्रेटेजी, जॉइंट ऑडिट प्लान स्पेशल है। साथ में मिलकर 4 चीजें करनी पड़ती है, वो डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में, वर्क अलोकेशन को प्रॉपर एक पेज पे डॉक्यूमेंट करना चाहिए, वर्क अलोकेशन को। ठीक है, आपको वर्क अलोकेशन को प्रॉपर एक जगह पे डॉक्यूमेंट करना चाहिए। इट शुड बी साइंड बाय ऑल द, ये सारे जॉइंट ऑडिटर ने साइन करना चाहिए, टीसीडब्ल्यूजी को देना चाहिए, ताकि आगे जाके डिस्प्यूट नहीं हो। जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में डिस्प्यूट नहीं, अरे तेरा काम है, आपस में डिस्प्यूट ना हो, और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में डिस्प्यूट ना हो। तुमको पहले ही बता दिया था कि ये बंदा ये काम करने वाला है, बाद में रोना मत। ठीक है, अब ये तो सबसे जो इनिशियल पोर्शन है, इनिशियल प्लानिंग के अंदर कॉमन एंगेजमेंट लेटर, जॉइंट ऑडिट स्ट्रेटेजी, जॉइंट ऑडिट प्लान, जॉइंटली चीजें होनी चाहिए। अब एरिया लेवल पे क्या होगा, हर बंदा एरिया लेवल पे, जिसको जो एरिया मिला है, हर बंदा एरिया लेवल पे अपना रिस्क असेसमेंट खुद करेगा, अपना रिस्क असेसमेंट खुद करेगा, रिस्की एरिया खुद ढूंढ के निकालेगा। मजे की बात, ये कम्युनिकेट करेगा अदर जॉइंट ऑडिटर्स की, दोस्तों ये रिस्की एरियाज मुझे मिले हैं, हर बंदा अपनी अपनी ऑडिट प्रोसेस खुद परफॉर्म करे, अपनी अपनी ऑडिट प्रोसेस खुद तय करेगा, और वापस सबको कम्युनिकेट करेगा, मैंने ये ऑडिट प्रोसेस। सब लोग अपने इंडिविजुअल एरिया का रिस्क असेसमेंट करेंगे, अपने जॉइंट ऑडिटर्स को बताएंगे, अदर जॉइंट ऑडिटर्स को बताएंगे, अपने अपने एरिया की ऑडिट प्रोसेस खुद तय करेंगे, अदर जॉइंट ऑडिटर्स को बताएंगे, और कॉमन एरिया तो साथ में मिलकर तय करेंगे कि ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करनी है। आखिरी में कॉमन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो मोटा मोटी आपको याद कर रखना है, कुछ चीजें आपको जॉइंटली करनी है, कुछ चीजें आपको अकेले करनी है, उसके बारे में दिया है।
तो ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट के प्लानिंग को लेकर सिंपल बातें बोलिए, कुछ चीजें जॉइंटली करनी है, कुछ चीजें अकेले करनी है, ठीक है। अब आइए, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी जिम्मेदारी सेपरेट रहेगी और कौन सी जिम्मेदारी जॉइंट रहेगी। बहुत ही आसान, जो जो वर्क डिवाइड हो चुका है, जो जो एरिया अलोकेट हो चुका है, उसकी जिम्मेदारी सेपरेट रहेगी, उसकी जिम्मेदारी सेपरेट रहेगी। उसका रिस्क असेसमेंट, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को समझना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना, उसके बाद में उस एरिया के ऑडिट प्रोसेस तय करके एग्जीक्यूट करना, ये सब सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो काम डिवाइड हो चुका है उसका सबसे पहले रिस्क असेसमेंट के बाद में इंटरनल कंट्रोल को समझना, उसको टेस्ट करना, उसके बाद ऑडिट प्रोसेस तय करके उसको परफॉर्म करना, ये सारी चीजें सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगी। जिसको काम मिला है, जिसको काम मिला है वही बंदा ये काम करेगा, सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो वही जिम्मेदार रहेगा। अब कॉमन में कौन सा जाएगा? देखो, दो इसमें बांटा हुआ है, कुछ चीजें कॉमन एरिया वाली है, कुछ चीजें कॉमन एरिया वाली और कुछ चीजें कॉमन एरिया वाली और कुछ चीजें आपके फाइनेंशियल से कनेक्टेड है। सबसे पहले जितने भी कॉमन एरियाज है, ठीक है, वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएंगे। कॉमन एरिया के डिसीजंस, कॉमन एरिया की प्लानिंग, कॉमन एरिया के डिसीजंस, ठीक है, कॉमन एरिया के डिसीजंस, कॉमन एरिया की प्लानिंग, ये भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएगा दोस्तों। इट विल गो इन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर कोई बंदा रोते रोते आता है, अरे भैया फॉरेन ब्रांच मुझसे नहीं संभाली जाएगी, प्लीज इसको जॉइंट कॉमन एरिया में डाल दो, बाकी लोग अग्री करते हैं, ठीक है, अगर बाकी लोग अग्री करते हैं तो वो भी कॉमन में जाएगा। तो कॉमन एरिया वो जॉइंट में जाएंगे, उसकी पूरे डिसीजन, उसकी पूरी प्लानिंग, जो डिसीजन ले रहे हो वो भी आपके जॉइंट में जाएगा। जो अग्रीड एरियाज है वो भी आपका जॉइंट में जाएगा। तो कॉमन एरिया से रिलेटेड 3 पॉइंट है। फाइनलाइजेशन, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो भी लॉ लगते हैं, शेड्यूल 3 लगता है, आरबीआई के सर्कुलर लगते हैं, आईआरडी रेगुलेशन लगते हैं, उसका कंप्लायंस कॉमन जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लॉ लग रहा है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट रिपोर्ट को जो भी लॉ रूल्स रेगुलेशन साइन लगते हैं वो भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही जाएगा। तो कुछ चीजें आपके सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाती है और कुछ चीजें आपके जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाती है। उसको याद रखना है, कॉमन एरिया वाली चीजें जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएंगी, फाइनलाइजेशन वाली चीजें भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएंगी। अगर आप ऐसा ग्रुपिंग करके याद रखोगे, ठीक है, अगर ऐसा ग्रुपिंग करके याद रखोगे तो बात बन जाएगी। सर कौन से लेटर हेड पे रहेगा? वाह बेटा वाह, कौन से लेटर हेड पे रहेगा? कोई लेटर हेड की जरूरत नहीं है, बिना लेटर हेड के रहेगा दोस्तों, बिना लेटर हेड के रहेगा। आपका एंगेजमेंट लेटर बिना लेटर हेड के बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको कोई एक नया लेटर हेड बनाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू मेक अ न्यू लेटर हेड, ठीक है। लेटर हेड का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए भाई साहब, जॉइंट ऑर्डर्स के बीच में एक अच्छी दोस्ती यारी होनी चाहिए, अच्छा रैपो होना चाहिए, अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इन्होंने इंफॉर्मेशन आपस में बहुत फ्रीली बहुत अच्छे से शेयरिंग करनी चाहिए। क्या बोला हुआ है, ठीक है, अगर ऑडिट के दौरान, ठीक है, ऑडिट के दौरान अगर कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है जो दूसरे जॉइंट ऑडिटर को पता होनी चाहिए, तो वो राइटिंग में उसको बताना है ऑडिट खत्म होने से पहले। लेट्स सी गाइस, बहुत सिंपल बात, क्या बोला हुआ है, दोनों के सभी जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में एक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्या बोला हुआ है, ऑडिट खत्म होने से पहले राइटिंग में आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपके जो अदर जॉइंट ऑडिटर्स है उनको देनी पड़ेगी। कौन सी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अदर जॉइंट को? राडा वाली इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कौन सी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? राडा वाली इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। राडा वाली इंफॉर्मेशन मतलब क्या? कोई भी ऐसी चीज जो उनके लिए रेलेवेंट है, ठीक है। सपोज मेरे को आईटी सिस्टम में फ्रॉड मिला, अरे आईटी सिस्टम तो उसके एरिया में भी लगता है, उसको बता देना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत बड़ी है उसको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एरिया में बहुत बड़ा फ्रॉड मिला, पूरी दुनिया को पता चलने से पहले मेरे जॉइंट ऑडिटर को पता होना चाहिए कि भाई मेरे एरिया में बहुत बड़ा फ्रॉड मिला हुआ है, बताना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसी चीज जहां पे आपस में डिस्कशन डिस्क्लोजर की जरूरत है, फॉर एग्जांपल के तौर पे साथ में मिलकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज करने पड़ते, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर देना पड़ता है, ऑडिट रिपोर्ट, तो वो अगर कॉमन डिस्कशन वाली बात है तो वो भी आपने राइटिंग में बता देनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जहां पे सामने वाले की मदद लेगी जजमेंट बनाने में, फॉर एग्जांपल हमारे एरिया में जो गुड्स आ रहे हैं वो दूसरे के एरिया से आ रहे हैं, तो उसके कॉस्टिंग और वैल्यूएशन के लिए हमको सामने वाले की मदद लगेगी। तो राडा वाले पॉइंट्स, सारी रेलेवेंट चीजें राइटिंग में कम्युनिकेट करनी चाहिए। उसका अटेंशन, ठीक है, ही डिजर्व करने वाली चीजें उसको राइटिंग में बता देनी चाहिए। डिस्क्लोजर से कनेक्टेड फाइनलाइजेशन चीजें बता देनी चाहिए।
जहां पे उसका एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट है वो भी उसको बता देना चाहिए। राडा वाली चीज है, तो बहुत सिंपल बात बोलिए, एक जॉइंट ऑडिटर दूसरे जॉइंट ऑडिटर को ऑडिट खत्म होने से पहले राइटिंग में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, 4 बातें देगा, राडा वाली चीजें बताएगा। नाउ आइए, बहुत सिंपल है, पूरा काम होने के बाद में, पूरा काम होने के बाद में फाइनलाइजेशन के पहले सब लोगों ने आपस में मिलना चाहिए, अपने अपने कंक्लूजन, अपने अपने ओपिनियंस को डिस्कस करना चाहिए। पूरा काम खत्म होने के बाद में सबने अपने अपने कंक्लूजन, अपने अपने ओपिनियन को डिस्कस करना चाहिए। अगर वो लोग अग्री कर गए कि हाँ भाई, सब लोग मिलकर क्लीन रिपोर्ट देते, सब लोग मिलकर क्वालिफाई देते, एडवर्स देते, डिस्क्लेमर जो भी, अगर वो अग्री कर दे तो एक कंबाइंड रिपोर्ट बना दो, काम खत्म। एक कंबाइंड रिपोर्ट बता दो, काम खत्म। अगर वो डिसएग्री करते हैं, 3 लोग थे, 3 में से एक बोलता है मैं तो क्वालिफाई करूंगा, 2 बोलते हैं हम तो क्लीन देंगे, अगर डिसएग्रीमेंट है तो मेजॉरिटी रूल नहीं लगता दोस्तों, मेजॉरिटी रूल नहीं लगता। ठीक है, जो 2 लोग बोलते हैं कि भाई हम तो क्लीन देना चाहते हैं, वो अपनी कंबाइंड रिपोर्ट बना लेंगे। जो एक बंदा बोलता है मुझे क्वालिफाई देना, वो अपनी सेपरेट रिपोर्ट बनाएगा। तो पॉइंट इज, ठीक है, सब लोग अपनी अपनी अलग रिपोर्ट बनाएंगे। जो लोग बोल रहे हैं हम हमारा तो एक ही ओपिनियन है, तो वो तुम तुम्हारी कंबाइंड रिपोर्ट बना लो। जो बंदा बोलता है मेरा अलग ओपिनियन है, सेपरेट रिपोर्ट बना लो। एक खास बात होगी, दोनों रिपोर्ट एक में को रेफर करेंगे, दोनों में ओएमपी जाएगा, अदर मैटर पैराग्राफ। कंबाइंड रिपोर्ट में लिखा रहेगा, कंबाइंड रिपोर्ट के अलावा और एक रिपोर्ट है, और एक रिपोर्ट है ये बंदे ने, और एक रिपोर्ट है, और एक रिपोर्ट है ये बंदे ने साइन किया है, आप उसको भी पढ़ लेना। सेपरेट रिपोर्ट में लिखा रहेगा ओएमपी, और एक कंबाइंड रिपोर्ट है, अब इसको ही पढ़ ले। दोनों एक में को रेफर करेंगे ताकि इन्वेस्टर दोनों रिपोर्ट को पढ़े, आराम से बैठकर फिर सोचे कि उसको करना क्या है। तो बहुत सिंपल 3 बातें, रिपोर्ट फाइनेंस से पहले डिस्कस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में अग्री हुआ तो कॉमन रिपोर्ट, डिसएग्री हुआ तो सेपरेट रिपोर्ट रहेगी, दोनों एक में को ओएमपी देंगे, और ओएमपी रहेगा एज पर एसए 706। ठीक है गाइस, एसए 299 भी हमारा खत्म हो गया, वी आर थ्रू विथ एसए 299। एसए 299 खत्म हुआ दोस्तों हम लोगों ने, लेकिन एसए 600, ओके ओके ओके, एक बीच में चीज छूट गई थी, एक बीच में चीज छूट गई थी, वो हम लोग देख लेते हैं। और हमारा जो 11B का जो पोर्शन है, बीच में चीज थी वो छूट गई थी, 11B का जो पोर्शन है वो 11B का हमारा पोर्शन आज खत्म हो जाएगा। फिर आइए, बहुत ही सिंपल सी बात, यहाँ पे सेक्शन 128 आपका लॉ का पोर्शन है। सेक्शन 128 आप लोगों का लॉ का पोर्शन है दोस्तों। ठीक है, ये आपका लॉ का पोर्शन है। बहुत सिंपल बात है यहाँ पे डिस्कस की हुई है। मैंने आपको बोला कंपनी ऑडिट आपके कोर्स में नहीं है, अभी आपके कोर्स में कंपनी ऑडिट नहीं है, आपके कोर्स में कंपनी ऑडिट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं। जैसे सबसे पहले बोला है सेक्शन 128, ये तो हम जानते हैं। क्यों बोला है? ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, क्योंकि ब्रांच का रेफरेंस आता है। सेक्शन 128(1) के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का लोकेशन होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस, उसको बदल सकते हैं आप 7 दिन के अंदर रेजोल्यूशन पास करके, बोर्ड का रेजोल्यूशन पास करके आरओसी को बताना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हैं। बहुत सिंपल, सेक्शन 128 बोलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रख सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ रख सकते हैं, कौन से फॉर्म में रख सकते हैं, क्या लोकेशन बदल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज कर सकते हैं। 128 सबसेक्शन 2 अपने काम का है, वहां पे ऐसा बोला है ब्रांच को अपने रिकॉर्ड्स रखने के 2 ऑप्शन है। या तो वो अपने रिकॉर्ड्स हेड ऑफिस पे ही रख ले, वो अपने रिकॉर्ड्स हेड ऑफिस में, ये सभी ब्रांचेस अपने रिकॉर्ड्स हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस में अपने रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको वहां से ब्रांच से वाउचर्स आते रहेंगे और अकाउंटिंग हेड ऑफिस में होती रहेगी। ये एक ऑप्शन है जिसको आप लोग अकाउंट्स के अंदर, जिसको आप अकाउंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। या फिर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो सकते हैं ब्रांच पे वो लोग रख सकते हैं। ठीक है, वो भी अलाउड है, दोनों चीजें अलाउड है। लेकिन अगर आप सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हैं तो पीरियोडिकल बेसिस पे जैसे मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आपको समराइज रिटर्न भेजना पड़ेगा कि ये 1 महीने में कितना सेल हुआ, कितने एक्सपेंस से कितना सेल हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, आपको समराइज रिटर्न भेजना पड़ेगा। बेसिकली आपको 1 महीने का, 3 महीने का पूरा ट्रायल बैलेंस भेजना पड़ेगा कि भाई ये इसमें क्या हुआ। फिर 143(8) देखो बहुत सिंपल है, ये थोड़े से कंपनीज एक्ट के सेक्शंस और आते हैं। 128 नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, 122 अपने काम का है जो ब्रांच के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि ब्रांच ऑडिट में काम आएगा। अभी सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 ब्रांच ऑडिट से डील करते हैं। ब्रांच ऑडिटर्स के पावर्स और ड्यूटीज सेम है दोस्तों। ब्रांच ऑडिटर के पावर्स और ड्यूटीज एग्जैक्टली सेम है एज इट इज। जो आपके मेन ऑडिटर के होते हैं वही पावर्स और ड्यूटी यहाँ पर है। फ्रॉड रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी भी बिल्कुल सेम है। इनको भी अगर बहुत बड़ा फ्रॉड मिला तो इनको बताना पड़ेगा, अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हु कैन बिकम ब्रांच ऑडिटर। अगर ब्रांच डोमेस्टिक ब्रांच है, इंडिया की ब्रांच है, तो कंपनी का जो ऑडिटर है, कंपनी का जो ऑडिटर है उससे आप करवा सकते हैं। कंपनी का जो ऑडिटर है दोस्तों, कंपनी का जो ऑडिटर है आप उससे ऑडिट करवा सकते हो। कंपनी का जो ऑडिटर है आप उससे ऑडिट करवा सकते हो। या फिर एनी पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जो क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन जो क्वालिफाइड है और जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है,
उससे भी करवा सकते हो, किसी और चार्ट अकाउंट से करवा सकते हो। अगर डोमेस्टिक ब्रांच है तो, फॉरेन ब्रांच है तो कंपनी ऑडिटर से करवा लो, या फिर ऐसा कोई भी पर्सन जो क्वालिफाइड टू डू ऑडिट एज पर फॉरेन लॉज। अगर ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच है तो आपका जो मेन ऑडिटर है उससे करवा लो, जो आपका मेन ऑडिटर है उससे करवा लो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बंदा ऑडिट कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बंदा ऑडिट कर सकता है उससे करवा लो। ठीक है, चलिए, आई होप आपके दिमाग में क्लैरिटी है इस चीज को लेकर। तो आपके कंपनी थोड़े से और सेक्शन आ गए। अब SS600, इसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, लेकिन हो सकता है करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू के अंदर आ जाए। SS600 एक प्रिंसिपल ऑडिटर एक ब्रांच ऑडिटर ने आपस में कैसे डील करना चाहिए उसको लेकर SS600 होता है। हमारे मॉड्यूल में जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं, हमारे बुक में हमारे बुक के अंदर एक एक शब्द जो दिया हुआ है, और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं, इट इज कंप्लीटली एज पर आईसीआई मॉड्यूल। एवरी सिंगल वर्ड इज एज पर आईसीआई मॉड्यूल। ठीक है, आइए SS600, ये छोटी मोटी बातें आपको पूछ सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर प्रिंसिपल ऑडिटर मतलब क्या? ऐसा बंदा जो पूरे कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को साइन करता है, पूरे कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, उसको साइन करता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑडिटर बोलते हैं। ठीक है, अदर ऑडिटर मतलब ब्रांच ऑडिटर मतलब क्या? ऐसा बंदा जो कंपोनेंट्स पे रिपोर्ट बनाता है, उसको साइन करता है और प्रिंसिपल ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट भेजता है, वो हमारे लिए अदर ऑडिटर है। मतलब ब्रांच का ऑडिटर अपनी रिपोर्ट प्रिंसिपल ऑडिटर को भेजता है, वो हमारे लिए अदर ऑडिटर है। सब्सिडरी का ऑडिटर होल्डिंग कंपनी को अपनी रिपोर्ट भेजता है, वो हमारे लिए अदर ऑडिटर है। ठीक है, कंपोनेंट मतलब क्या? ये डेफिनेशंस आपके मॉड्यूल के अंदर है। प्रिंसिपल ऑडिटर मतलब क्या? और मेन ऑडिट रिपोर्ट बनाने वाला, साइन करने वाला बंदा। अदर ऑडिटर मतलब क्या? ठीक है, जो छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स है उसकी रिपोर्ट बनाकर मेन ऑडिटर को भेजता है, वो अदर ऑडिटर है। कंपोनेंट मतलब क्या? ठीक है, जनरली ये एरियाज और लोकेशन होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अगर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो कंपनी के डिविजन्स और ब्रांचेस को हम कंपोनेंट बोलते हैं। अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो जो सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स है, इनको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। तो ऐसे एरियाज, लोकेशन, ऐसी चीजें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनते हैं, उसको हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं। स्टैंड अलोन के लिए डिविजन्स और ब्रांचेस आपके कंपोनेंट है, कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट आपके कंपोनेंट है। ठीक है, अब ये डेफिनेशंस हमने देख लिए। प्रिंसिपल ऑडिटर का रोल क्या है? ठीक है, बहुत ही रोल ऑफ प्रिंसिपल एंड अदर ऑडिटर। ठीक है भाई, ऐसे सेक्शन क्यों बनाया? एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके लिए गाइडेंस के लिए SS600 है, और कंपनी लॉ में भी कुछ बातें बोली हुई है। ठीक है, आइए, SS600 का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? अब SS600 का बेसिक ये रोल है प्रिंसिपल ऑडिटर का। SS600 बोलता है प्रिंसिपल ऑडिटर पूरी तरीके से रिलाय कर सकता है ऑन वर्क डन बाय द अदर ऑडिटर। पूरा विश्वास दिख सकता है, पूरा उस पर भरोसा कर सकता है। ठीक है, पूरा भरोसा कर सकता है, लेकिन एज पर सर्कमस्टांस, सिचुएशन को देखकर वो थोड़ी बहुत पूरा पहले क्या बोलते? पूरा भरोसा करो, बिंदास। बेसिक प्रिंसिपल है पूरा बिंदास, पूरा आप भरोसा करिए अदर ऑडिटर के ऊपर। उसका काम पूरा रिव्यू, पूरा रीचेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर धीरे से बोलते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस को देखकर एज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल ऑडिटर थोड़ी बहुत ऑडिट प्रोसीजर जरूर परफॉर्म करेगा, ये देखने के लिए कि भैया तो बिल्कुल कर सकता है, देखने के लिए कि ब्रांच ऑडिटर ने अपना काम बराबर किया कि। बेसिक प्रिंसिपल है पूरा विश्वास दिखाओ, लेकिन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से थोड़ी ऑडिट प्रोसीजर वो बिल्कुल परफॉर्म कर सकता है। अब कुछ सिंपल ऑडिट प्रोसीजर्स, रेगुलर प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले उसके साथ में कोऑर्डिनेशन सेट करना कि भाई मेरे तरफ से ये बंदा रिप्रेजेंटेटिव, तेरे तरफ से कौन सा बंदा रिप्रेजेंटेटिव है। हम लोग क्या मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल बेस पे कब मिलेंगे, कब बात करेंगे, वो आप कोऑर्डिनेशन सेट कर दो। ठीक है, आप आराम से बैठ के कोऑर्डिनेशन सेट कर दो और सबको बता दो उनका इंपॉर्टेंस क्या है। भाई तुम्हारी ब्रांच सबसे ज्यादा परचेस में कंट्रीब्यूट करती है, तुम्हारी ब्रांच प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती है, तुम्हारी ब्रांच सेल्स में कंट्रीब्यूट करती है, तुम्हारी ब्रांच R&D में कंट्रीब्यूट करती है। सबको बता दो कि सबका कंट्रीब्यूशन क्या है, कौन कौन सी ब्रांच कहाँ पे क्या क्या कंट्रीब्यूट करती है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो हमारी सिंपल ऑडिट प्रोसेस जो हर जगह पे होगी,
आराम से बैठ के कोऑर्डिनेशन और इंपॉर्टेंस बताना पहले, फिर कम्युनिकेट करना, ठीक है, कम्युनिकेट करना, एसआईटी, सिंपल चीजें कम्युनिकेट करो, स्पेशल कंसिडरेशन, भाई ध्यान देना इन्वेंट्री में फ्रॉड हुआ था, फ्रॉड होने के चांस है, इन्वेंट्री पे ज्यादा ध्यान देना, और दूसरा जो इनके वेज एक्सपेंसेस है उसके ऊपर, इन्वेंट्री और वेज एक्सपेंस पे ध्यान देना, वो बताइए। इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शंस, इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शंस, आपस के ट्रांजैक्शंस हम लोग कब चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, ठीक है, उसके बारे में बताइए। टाइम टेबल बताइए, कब तक सबको अपना काम खत्म करना है। कम्युनिकेट करिए एसआईटी को, स्पेशल ध्यान कहां पे देना पड़ेगा, इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, कैसे उसको हम लोग चेक करेंगे, आपस में बैठ के टाइम टेबल बताइए। फिर और आप कम्युनिकेट करिए एसआईटी के बाद में सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट, भैया इनको अकाउंटिंग में कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, ऑडिटिंग के लिए कौन से ऐसे गाइडेंस नोट फॉलो करने चाहिए, रिपोर्ट कौन सी बनानी है, मेन रिपोर्ट बनानी है, कारो रिपोर्ट बनानी है, आपको आईएफसीआर पे रिपोर्टिंग बनानी है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, वो भी आप कम्युनिकेट। तो आपकी जो सिंपल ऑडिट प्रोसीजर्स है उसमें होता है आपस में बैठ के कोऑर्डिनेशन और इंपॉर्टेंस बताना और दुनिया भर के कम्युनिकेशन करना, एसआईटी का कम्युनिकेशन करना, सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन करना। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और प्रोसीजर्स हो सकते हैं, हम उनको फोन लगा के उनसे डिस्कस कर सकते हैं, क्या काम, कितनी बड़ी टीम है तुम्हारी, क्या काम कर रहे हैं, उनके साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं। या फिर उनको बोल सकते हैं काम करना, समरी भेजना, तूने क्या क्या काम किया, उसके डिस्कशन में मजा नहीं आया, तू समरी भेज। या फिर एक काम कर, मैं तेरे को समरी, मैं तेरे को एक क्वेश्चन चेकलिस्ट भेजता हूं, उसको भर के भेज मेरे को। उसके साथ हम ओरली डिस्कशन कर सकते हैं, उससे लिखवा के ले सकते हैं, समरी क्वेश्चन भरवा के ले सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तो विजिट कर सकते हैं। सुनिए गाइस, ये जो पहली जो ए और बी है, ये तो एकदम सिंपल ऑडिट प्रोसीजर है, सिर्फ कम्युनिकेशन है, उसमें कुछ कोई काम हम लोग कर नहीं रहे, सिर्फ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जरूरत महसूस होने पर डिस्कशंस हो सकते हैं, जरूरत महसूस होने पर डिस्कशंस हो सकते हैं, जरूरत महसूस होने पर उससे समरी ले सकते हैं, जरूरत महसूस होने पर उससे विजिट कर सकते हैं हम लोग, वी कैन गो फॉर विजिट, ठीक है। डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस, अगर बहुत हेवी रिस्क है, बहुत हेवी चेंजेस हो गए, अजीबोगरीब चीजें हो रही है, एसेट इनकम एक्सपेंस, एसेट लायबिलिटी बैलेंस कम ज्यादा हो गया, तो हम लोग ये एग्जामिनेशन प्रोसीजर करने के बारे में सोचेंगे। सामने वाले का कॉम्पिटेंस भी देखना पड़ता है। अगर अदर देन सी है, अगर सी है तो कॉम्पिटेंस देखने की जरूरत नहीं है, अगर अदर देन सी है, ऐसा हो सकता है ना, फॉरेन ब्रांच है तो अदर देन सी है, तो फिर कॉम्पिटेंस आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। लेट्स फ्रीज गाइस, ऐसे 600 पहले आपको डेफिनेशंस के बारे में बताता है, ठीक है। ऐसे 600 आप सबसे पहले आपको डेफिनेशन के बारे में बताता है। डेफिनेशन बताने के बाद सिंपल प्रोसेस बताता है, कोऑर्डिनेशन करो, कम्युनिकेशन करो, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन करो। फिर और एग्जामिनेशंस हो सकते हैं, डिपेंड करता है सरकमस्टांसेस के और सामने वाले के क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। गाइज वी आर थ्रू, ये चैप्टर हमको खत्म करना था, ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया, 2 पार्ट में हमारा डिवाइड हो गया क्योंकि कंटेंट बड़ा था। ओके गाइज, चलिए कल अगले लेक्चर में अगले टारगेट के साथ हम लोग मिलेंगे। यहाँ पे हम चीजों को खत्म करते हैं। देखो फटाफट करवाना, जानबूझ के मैं फटाफट करवाता हूँ ताकि जो रिवीजन लेक्चर्स है आप मल्टीपल बार देख सको और ऑडिट में आप बहुत कंफर्टेबल फील कर सको। बाय बाय एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड इट। प्लीज आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स देखिए, एज अ गुरु दक्षिणा, लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर करिए। इतनी सारी चीजें आपको दे रहे हैं, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट में और हर जगह पे सोशल मीडिया में प्यारे कमेंट्स आप